मान लीजिए कल सुबह आप अखबार खोलते हैं और आपको पता चलता है कि आपके इलाके का जो नेता कल तक हत्या, बलात्कार, फिरौती जैसे केसों में आरोपी था, आज वही संसद में बैठकर आपके लिए कानून बना रहा है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हमारे देश की हकीकत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो हर बार चुनाव के बाद ट्रेंड करता है, लेकिन चुनाव से पहले कोई सीरियसली नहीं पूछता। भारत में इतने क्रिमिनल लोग राजनीति में आते कैसे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, ये जीतते कैसे हैं? इस वीडियो में बात भावनाओं से नहीं, फैक्ट से होगी। आप जो भी आंकड़े सुनेंगे वो उम्मीदवारों के अपने हलफनामों और ऑफिशियल रिपोर्ट से लिए गए हैं, ताकि आपको साफ साफ समझ आ सके कि हमारे लोकतंत्र के साथ असल में हो क्या रहा है। सबसे पहले डेटा समझते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर हर चुनाव के बाद सभी जीते हुए उम्मीदवारों के हलफनामे एनालाइज करती है। 2009 की लोकसभा में 30% सांसद ऐसे थे जिनके ऊपर आपराधिक केस दर्ज थे। 2014 में ये बढ़कर 34% हो गया, 2019 में 43% हो गया और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये आंकड़ा पहुंच चुका है 46% पर। मतलब आज की लोकसभा में 543 एमपीज में से 251 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने खुद हलफनामे में लिखा है कि उनके ऊपर आपराधिक केस चल रहे हैं। हर 2 में से लगभग 1 सांसद। अब बात सिर्फ कितने केस हैं ये नहीं, किस तरह के केस हैं ये ज़्यादा खतरनाक है। इन्हीं 251 एमपीज में से 170 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जैसे रेप, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध। सोचिए, जो अपराधी आम हालत में जेल के अंदर होने चाहिए वो हमारे सिस्टम में वीआईपी बनकर घूम रहे हैं और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाले कानून बना रहे हैं। अब आप कहेंगे ये सब शायद किसी एक पार्टी की प्रॉब्लम होगी, लेकिन सच ये है कि लगभग हर बड़ी पार्टी इस बीमारी से ग्रस्त है। 18वीं लोकसभा में एडीआर के डेटा के अनुसार भाजपा के 240 विजयी उम्मीदवारों में से 94 ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, यानी करीब 39%। कांग्रेस के 99 एमपीज में से 49 पर केस हैं, यानी लगभग 49%। समाजवादी पार्टी के 37 एमपीज में से 21 पर केस हैं। कई और पार्टियां जैसे डीएमके, टीडीपी, शिवसेना, टीएमसी, इन सब में भी एक बड़ा हिस्सा ऐसे नेताओं का है जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी झंडा कोई भी हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं के लिए सिस्टम में जगह हर जगह है। अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसे लोग जीतते कैसे हैं? मतलब एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे केस हों, वो जनता का प्रतिनिधि बन कैसे जाता है? एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2024 के चुनाव में जिन उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक केस थे, उनकी जीतने की संभावना क्लीन बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों से लगभग 3 गुना ज़्यादा थी। डेटा सुनिए, क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवार की जीतने की संभावना लगभग 15.3% रही, जबकि जिन पर कोई केस नहीं था उनकी विन रेट सिर्फ 4.4% थी। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। राजनीतिक पार्टियों के लिए विनिंग कैंडिडेट होना क्लीन इमेज से ज़्यादा ज़रूरी है, और कई बार यह विनिंग कैंडिडेट वही होता है जिसका बैकग्राउंड सीधा सीधा क्रिमिनल होता है। इसका पहला कारण है मसल पावर। कई इलाकों में चुनाव आइडियोलॉजी या विकास पर नहीं, बल्कि डर और दबदबे पर लड़े जाते हैं। जिनके पास लोकल लेवल पर गुंडों की टीम, हथियार और असर होता है, वही चुनाव के दौरान बूथ मैनेजमेंट से लेकर वोटरों पर दबाव तक सब संभाल लेते हैं। ऐसे लोग रॉबिनहुड इमेज बनाते हैं। थाने में किसी का केस फंसा हो, बिजली का बिल अटका हो, जमीन पर कब्जा करवाना हो, तो ये सिस्टम के बाहर जाकर काम करवा देते हैं, और जनता जिन्हें सिस्टम से न्याय नहीं मिलता वो इन्हें अपना मसीहा मानने लगती है। दूसरा कारण है पैसा। एक स्टडी के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। 2024 के चुनाव में ये आंकड़ा और ऊपर गया। भारत आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां चुनाव पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। अब सवाल ये है, जिसने चुनाव में करोड़ों लगाकर सीट जीती हो, वो पैसे समाज सेवा के लिए लगाएगा या फिर 5 साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए? क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़े कई लोगों के पास ब्लैक मनी की कोई कमी नहीं होती। पार्टी के लिए भी ये फायदेमंद होते हैं। टिकट दो, ये खुद भी खर्च करेंगे और पार्टी को भी मोटा फंड देंगे। तीसरा कारण हमारी राजनीति की पहचान आधारित सच्चाई, जाति, धर्म और लोकल पहचान। बहुत सारे इलाकों में वोट इस बात पर नहीं पड़ता कि उम्मीदवार ईमानदार है या नहीं, बल्कि इस पर पड़ता है कि वो हमारी जाति का है या नहीं, हमारे धर्म का है या नहीं, या हमारे इलाके का दबंग है या नहीं।
वोटर खुद कहता है, हाँ केस तो है, लेकिन हमारा आदमी है तो हमारा काम करा देगा। थाने कचहरी से लेकर सरकारी दफ्तर तक नेता का फोन लग गया तो फाइल आगे बढ़ जाएगी। यही सोच धीरे धीरे अपराधियों को लोकतंत्र का हिस्सा बना देती है, और एक समय आता है जब पूरा इलाका मान लेता है कि साफ आदमी से काम नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा होना जरूरी है। लेकिन क्या गलती सिर्फ नेताओं की है? सीधी बात यह है कि आज अगर 46% एमपीज पर आपराधिक केस हैं, तो किसी ने तो इन्हें वोट देकर जिताया है। ये लोग आसमान से नहीं उतरे, हम ही में से कुछ लोगों ने इन्हें चुना है। डेटा ये भी दिखाता है कि कई बार साफ सुथरे ईमानदार बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार बहुत कम वोट पाते हैं, और पैसा, पावर, क्रिमिनल इमेज वाले नेता भारी अंतर से जीत जाते हैं। तो हाँ, पार्टियां गलत हैं कि वो टिकट देती हैं, लेकिन हम वोटर भी गलत हैं कि हम जाति, धर्म, थोड़े से लालच और डर के सामने अपने ही लोकतंत्र को बेच देते हैं। अब सवाल, समाधान क्या है? सबसे पहले कानून सख्त होना चाहिए। आज की स्थिति ये है कि जब तक कोर्ट किसी को अंतिम रूप से दोषी नहीं ठहरा देता, वो चुनाव लड़ सकता है। पर भारत जैसी धीमी न्याय व्यवस्था में ये मुकदमे 10-15 साल तक चलते रहते हैं। तब तक आरोपी आराम से 2-3 बार चुनाव लड़कर सांसद या विधायक बन चुका होता है। कई आयोगों और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुझाव आए हैं कि जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हों और जिनमें कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया हो, उन्हें कम से कम तब तक चुनाव लड़ने से रोका जाए जब तक केस का फैसला न हो जाए। दूसरा, एमपीज और एमएलएस के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, जहां 1-2 साल के अंदर फैसला हो सके, ताकि जो सच में निर्दोष हैं वो क्लीन हो जाएं और जो अपराधी हैं वो हमेशा के लिए राजनीति से बाहर हो जाएं। तीसरी चीज, पारदर्शिता और पब्लिक प्रेशर। एडीआर और माईनेटा जैसी वेबसाइट्स हर उम्मीदवार के हलफनामे को पब्लिक करती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से बहुत कम लोग वोट डालने से पहले ये चीजें चेक करते हैं। अगर सिर्फ 10-20% वोटर भी कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड और उसकी संपत्ति का ग्राफ देखना शुरू कर दें और पब्लिकली सवाल पूछें, तो पार्टियों के ऊपर ये प्रेशर बनेगा कि वो क्लीन इमेज वाले लोगों को ज्यादा टिकट दें। चौथी चीज, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि पूरी पिक्चर में सबसे बड़ा रोल पार्टियों का है, क्योंकि टिकट वही बांटती हैं। अगर कानून ये कह दे कि जो पार्टी एक तय सीमा से ज्यादा गंभीर आपराधिक केस वाले उम्मीदवारों को टिकट देगी, उसकी मान्यता या फंडिंग पर असर पड़ेगा, तो सबसे पहले पार्टी का व्यवहार बदलेगा। लेकिन अंत में सबसे बड़ा बदलाव कहां से आएगा? आपसे, वोटर से। जब तक गांव कस्बों में लोग 500 रुपए, एक बोतल शराब, जातीय नारे और छोटी छोटी सुविधाओं के बदले अपना वोट बेचते रहेंगे, तब तक क्रिमिनल राजनीति से बाहर नहीं होगी। जिस दिन हम ये तय कर लेंगे कि भाई चाहे मेरी जाति का हो या ना हो, चाहे मेरा धर्म मैच करे या ना करे, मैं वोट सिर्फ उसी को दूंगा जिसके ऊपर गंभीर आपराधिक केस न हो, उसी दिन राजनीति से अपराधियों की एंट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। वीडियो के अंत में बस एक बात छोड़कर जाना चाहता हूं। जब अगली बार आप किसी को कहते सुने कि सिस्टम गंदा है, कुछ नहीं हो सकता, तो उससे एक सवाल जरूर पूछिए, भाई वोट किसको देता है? लोकतंत्र में नेता वैसे ही बनते हैं जैसे वोटर उन्हें बनाने की इजाजत देता है। अगर हम अपराधियों को संसद और विधानसभा भेजेंगे, तो फिर हमें कानून भी वैसा ही मिलेगा जैसा हमने चुना है। अगर आप चाहते हैं कि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, अगले चुनाव में पहले हलफनामा फिर वोट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।